हेलो फ्रेंड्स, साइंस की आज से एक महत्वपूर्ण श्रृंखला का शुरुआत करने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि 2018 के अंदर शिफ्ट वाइज पूछे गए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स 17 सितंबर का, जो कि शिफ्ट 1 में पूछा गया था। फ्रेंड्स, यदि सारे शिफ्टों के वीडियो का आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 25 नंबर जो है वो आपके खाते में आ जाएंगे। मैं ना केवल यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा बल्कि समझा करके मैं यहाँ पे याद भी करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है आपके सामने। जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है, जब तक किसी पिंड के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर असंतुलित बल लागू किया जाता है, तब तक इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक आप बल लगाते रहते हो, फोर्स लगाते रहते हो, तो किस में परिवर्तन होगा? ऑब्वियस सी बात है, चाल में परिवर्तन होगा, उसकी गति में परिवर्तन होगा। जैसे कि आप समझो, आप मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए उसको ड्राइव कर रहे हो, तो जब तक आप उसके एक्सीलरेटर को बढ़ाते रहते हो तब तक उसका चाल जो है वो निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप असंतुलित बल लगाते हो तो किस में परिवर्तन होता है? चाल के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो हेनरी मोसले के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये परमाणु संख्या के नियम पर आधारित है और इसका 18वां समूह जो है, जिसमें जितने भी तत्व हैं उसके बाहरी कोष भरे होते हैं। इसका खोज की बात करें फ्रेंड्स तो 1913 ईस्वी में इसका खोज होता है। अब 18वां समूह के अंदर कौन कौन से तत्व हैं तो आपको याद रखना होगा। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है। मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कि 18वें समूह के अंदर कौन कौन से तत्व हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। अब देखिए, इसमें से आप अगर तीन ही उदाहरण ले लें, एक हीलियम का ले लें आप, एक नियॉन का ले लें, एक आर्गन का ले लें। ठीक है। यहाँ पे आर्गन का परमाणु संख्या 18 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 8 8 आएगा। तो देखिए, बाहरी कोष भरा है। उसी प्रकार से यहाँ पे इसका परमाणु संख्या 10 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 और 8 आएगा। तो इसका भी बाहरी कोष भरा है। वहीं हीलियम का कीजिएगा तो इसका परमाणु संख्या 2 है। तो इसका एक ही कक्षा है, तो इसका 2 जो है वो भरा पड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कि 18वें समूह के अंदर तत्व है वो उन सभी का बाहरी कोष भरा होता है और इसलिए इन्हें अकेले गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस कहा जाता है। ठीक है। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो है वो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किसके रूप में जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो मुख्य रूप से वजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं उसे आप पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, किसी भी दो पिंड के बीच में, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो आकर्षण बल होता है, जो लगने वाला बल होता है, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि आप समझे, आप पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, आपके हाथ में एक चौक है। ठीक है। वो चौक गलती से आपके हाथ से गिर जाता है तो वो किसकी ओर आकर्षित होता है? वो जमीन की ओर गिरता है, पृथ्वी की ओर गिर जाता है। तो इसके पीछे का कारण समझिए। देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा है आपके द्रव्यमान की तुलना में। ठीक है। आप कितने होंगे? मुश्किल से आप 50 केजी के हैं, तो पृथ्वी का वजन कितना है? 6 गुना 10 का पावर 24 केजी। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा। इस वजह से वो जो आपका खल्ली है, वो जो चौक है, वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, ना कि आपकी ओर। ठीक है। इस तरह से समझिए, एक लोहे का कांटी है, लोहे का कील है, और वहाँ पे आप दो चुंबक लेकर के आइए। ठीक है। एक बड़ा चुंबक और एक छोटा चुंबक। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोहा का कील जो है वो बड़ा चुंबक की ओर खींचा चलाएगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान जो है, उसका वजन जो है बड़ा चुंबक का, वो छोटे चुंबक के मुकाबले में ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किस रूप में जाना जाता है? तो वजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक ये आपका वृत्ताकार पथ है। अगर वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर पूछे तो आपको ध्यान रखना है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। और बाहर की ओर पूछे तो आपको ध्यान रखना है अपकेंद्रीय बल। ठीक है। अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती है और केंद्र की ओर पूछे कौन सा बल लगता है, तो आपको आंसर करना होगा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। और वहीं ये पूछ दे कि उसके बाह्य कौन सा बल लगती है, तो आपको याद करना होगा अपकेंद्रीय बल। ठीक है।
अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं। तो इसके लिए आपको वॉशिंग सोडा का सूत्र याद करना होगा। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, पूछा है पानी के कितने अणु होते हैं। तो पानी के यहाँ पे कितने अणु हैं, 10 अणु हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि ये जो 10 अणु है पानी को, ये वॉशिंग सोडा को यानी साबुन को भिगाने का काम नहीं करते हैं, इसको गीला नहीं करते हैं, बल्कि इसको क्रिस्टलन, इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। ये जो है ये इसको शेप देने का कार्य करता है, इसको आकार देने का काम करता है। साबुन का एक शेप होता है ना फ्रेंड्स, साबुन का एक आकार होता है ना, ये आकार किसके वजह से संभव हो पाता है, ये संभव हो पाता है जो 10H2 है ना, जो क्रिस्टलन का जल है, इसके वजह से ये संभव हो पाता है। अन्यथा उसका साबुन का डिटर्जेंट का कोई आकार नहीं होता। ठीक है, तो ये आकार किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, ये पॉसिबल हो पाता है क्रिस्टलन के जल की वजह से, जो कि 10H2O है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है कॉलिनकाइमा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए जनरली यहाँ से 3 प्रश्न पूछा जाता है, पेरेनकाइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये 3 प्रकार के ऊतक पौधे के, और तीनों से प्रश्न बनता है। जैसे आप बांस को देखे होंगे, बांस को यदि आप उसे खींच भी देते हैं तो वो टूटता नहीं है। ये कैसे संभव हो पाता है, क्योंकि उसमें कोलिनकाइमा ऊतक के कारण उसमें लचीलापन आ जाता है, जिसके कारण से वो झुक जाता है और वो टूटता नहीं है। वहीं फ्रेंड्स, नारियल का रेशा देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा नाम का ऊतक होता है। ठीक है, वहीं पेरेनकाइमा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। पेरेनकाइमा के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, गैप्स होते हैं, और जिसके कारण वो भोजन को स्टोर कर पाता है। जैसे कि 3-4 दिन बारिश नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में पेड़ पौधा को बढ़ने के लिए न्यूट्रिएंट्स के लिए उसको भोजन तो चाहिए। तो जब पेड़ पौधा के अंदर जब सनलाइट रहता है, सूर्य का प्रकाश रहता है, उस समय जो भोजन बनता है फ्रेंड्स, वो पेरेनकाइमा ऊतक के बीच में स्टोर हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में भोजन जो है वो एटीपी के रूप में स्टोर रहता है। ऐसा तो नहीं है ना फ्रेंड्स कि हम जब खाना खाते हैं तभी हमको ताकत मिलता है, बाद में भी तो ताकत मिलता है। तो वो कहाँ से ताकत आ पाता है, एटीपी जो है वो टूट करके हमको ऊर्जा प्रदान करती है। उसी प्रकार से प्लांट के अंदर जो है वो पेरेनकाइमा ऊतक के अंदर भोजन स्टोर रहता है, और जब बारिश नहीं होता है, जब जो है वो कुहासा या फिर मौसम थोड़ा सा बादल बादल रहता है, उस समय पेड़ पौधा को न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व देने का काम जो है वो पेरेनकाइमा ऊतक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निषेचित अंडा जो है वो युग्मनज, निषेचित अंडा युग्मनज किसमें प्रत्यारोपित होता है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो जो स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो फीमेल के बॉडी में प्रवेश करता है, और जो अंडाणु होता है उसको फर्टिलाइज करता है, यानी कि उसके साथ में उर्वरीकरण करता है, और फिर जो है वो शिशु का निर्माण होता है। और शिशु के निर्माण के फलस्वरूप जो है वो फैलोपियन ट्यूब से होते होते वो गर्भाशय में आता है, और गर्भाशय में जाकर के उसे वो प्रत्यारोपित हो जाता है, और अप्रॉक्स में 8 और 9 मंथ के आसपास में वो पूरा मैच्योर होता है, और फिर जो है वो शिशु का जन्म होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की वजह से तो ही फ्रेंड्स पेड़ पौधा के अंदर जो है वो वायु छोड़ता है। अब देखिए, ये इसमें आपको रिएक्शन आपको याद करना है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये वातावरण से पेड़ पौधा लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ज़मीन से जल लेता है, पानी लेता है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर यदि आप गौर करके देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है, और यही ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए कि भाई कौन सा भी क्रिया के दौरान जो है वो ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है, तो आपको याद करना होगा प्रकाश संश्लेषण में हवा जो है, ऑक्सीजन जो है वो हवा में मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है।
सबसे पहले बात ये है फ्रेंड्स कि कोई भी धातु जो है वो जल के साथ में अभिक्रिया करती है, चाहे वो सॉलिड रूप में पानी हो जैसे बर्फ हो, या फिर वो लिक्विड रूप में हो पानी हो, या फिर वाष्प के रूप में हो। तो कोई भी धातु जब जल के साथ में अभिक्रिया करती है तो वो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी धातु जल के साथ में अभिक्रिया करती है तो वो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। अब यहाँ आपसे प्रश्न पूछा है कि कौन सी धातु ऐसी है जो कि वाष्प के साथ में अभिक्रिया करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ धातु में ऐसे हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, लिथियम हो गया, ये ठंडे पानी के साथ में भी अभिक्रिया कर लेती है और ठंडे पानी के साथ में अभिक्रिया करके विस्फोट करती है। आपने कई बार यूट्यूब के अंदर देखा भी होगा, मिस्टर इंडियन हैकर का एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया था, तो पानी के अंदर सोडियम को फेंक दिया था, पोटासियम को, तो काफ़ी ज़्यादा विस्फोट होता है। तो ये सब जो है ना वो ठंडे पानी के साथ में भी अभिक्रिया कर लेते हैं। जबकि फ्रेंड्स कुछ धातुएं ऐसे जैसे कि आपका जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये ना तो ठंडा पानी के साथ में अभिक्रिया करते हैं, ना ही गर्म पानी के साथ में अभिक्रिया करते हैं। तो ये किसके साथ में अभिक्रिया करते हैं फ्रेंड्स? वाष्प के साथ में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो अगर वाष्प से पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है एक एल्युमिनियम और एक जिंक। ठीक है, वहीं फ्रेंड्स यदि ठंडे पानी से पूछ दे तो आपको याद करना है कौन कौन सा, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका वजन 1 किलो है, कोई वस्तु है जिसका वजन कितना है, 1 किलो है। आप उसके ऊपर बल लगाते हो और उसका गति जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हो तो बॉल कोई फेंकता है, बॉल का वजन मान लो 1 किलो है, उसका कितना गति से आता है, तो वो 4 मीटर पर सेकंड की गति से आता है आपके पास। आप जोर से बैट को घुमा देते हो तो उसका गति कितना हो जाता है, बढ़ जाता है 8 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछा है कि आप उसके ऊपर कितना बल लगाएं। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए ना फ्रेंड्स, तो आपको आंसर कैसे करना होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये क्या, इसका आंसर लाने के लिए आपको आंसर करना होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, उसके गति में आप कितना परिवर्तन किए। तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से यानी कि गतिज ऊर्जा के परिवर्तन से आपको जो है वो इसका आंसर निकालना है। ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और कितना हुआ परिवर्तन फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है इक्वल टू लिखिएगा हाफ। ठीक है, अंतिम गतिज ऊर्जा हाफ mv का स्क्वायर माइनस हाफ mu का स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv का स्क्वायर माइनस हाफ mu का स्क्वायर। देखिए ये चीज़ मिट जाएगा फ्रेंड्स, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, हाफ mv का स्क्वायर माइनस हाफ mu का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1/2 हो गया, द्रव्यमान कितना है, 1 है, और v का मतलब होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, फिर हाफ वजन कितना है, 1 किलो, और u यानी कि प्रारंभिक कितना है, प्रारंभिक वेग 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा। ये चीज़ पता है ना फ्रेंड्स कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो है वो कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे मैंने इसी फॉर्मूले पे ये चीज़ बैठाया है कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से यदि आप काट देते हैं तो कितना आता है, 32 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से 32 आ जाएगा, यहाँ से आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 32 में से आप 8 को घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, आ जाएगा आपका 24। ठीक है, और बल द्वारा किया गया कार्य है, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, 24 जूल। यहाँ पे ये माइनस नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे मैं डैश दिया था तो यहाँ पे डैश को आप माइनस कर लीजिएगा, माइनस नहीं है, 24 जूल है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो ये चीज़ आपको याद करना होगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो 6 × 10⁻24 kg होता है। ठीक है, 6 × 10⁻24 kg होता है। ये 24 ऊपर में नहीं लिखाया था फ्रेंड्स, तो हिंदी के टाइपिंग के अंदर, तो आपको ये चीज़ याद कर लेना होगा कि 6 × 10⁻24 kg जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन ठोस, तरल और गैसीय रूप में बाहर निकल सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना होगा कि आधातु जो है ना, आधातु जो है वो आपका ठोस रूप में भी होता है, द्रव में रूप में भी होता है, और गैस रूप में भी होता है। ठोस रूप में क्या होता है, आयोडीन। ठीक है,
कार्बन, कार्बन का ग्रेफाइट जो है वो और हीरा जो है वो अपर रूप है। तो देखिए ये कार्बन है और कार्बन क्या है, अधातु है। लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट क्या है, सॉलिड रूप में ठोस अवस्था में जो पेंसिल के अंदर लगा रहता है, ठीक है, जिससे आप लिखते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो अधातु है वो ठोस अवस्था में भी आपको मिल गया। आयोडीन नमक यूज करते हो, आयोडीन क्या है, अधातु है, ठीक है। उसके बाद द्रव रूप में भी आपने पढ़ा, कई बार पढ़ा होगा कि एक ऐसी अधातु का नाम बताओ जो कि द्रव अवस्था में होता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा उसका आंसर। तो यहाँ पे आपने देखा कि अधातु जो है वो द्रव अवस्था में भी मौजूद है। वहीं गैस की बात कर ले तो गैस के अंदर क्लोरीन और ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, उसके बाद आपका फ्लोरीन हो गया, ठीक है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैसियस रूप में भी हो गया। तो यहाँ पे अधातु को आपने देखा कि ये तीनों स्टेट में होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। मैं फिर से रिकॉल करवा दूं, ठोस में क्या हो जाएगा, आयोडीन और कार्बन, जिसमें ग्रेफाइट और हीरा हो गया। उसके बाद आपका द्रव में क्या हो गया, ब्रोमीन। गैस में क्या हो गया, क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है, याद हो गया होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कौन से माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करती है। तो ध्वनि जो है फ्रेंड्स वो सबसे तेज गति आपका ठोस में करती है। आपको अगर इसमें एक्सपेरिमेंट करना है तो आप क्या कीजिएगा, एक बेंच के, जो कि लकड़ी का आपके घर में मेज होगा, कुर्सी होगा, वहाँ पे आप कान को रख लीजिएगा और जोर से एक मुक्का जो है वो आप मेज पे लगाइएगा। तो देखिएगा कितना फास्ट आपके कान में जो है वो आवाज़ आती है। तो यहाँ से पता चलता है कि सबसे फास्ट जो गति है ध्वनि का वो किसके अंदर हो पाता है, ठोस के अंदर होता है। उसके बाद आपका द्रव के अंदर और उसके बाद फिर आपका गैस के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये शिफ्ट 1 के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कुछ प्रश्नों के अंदर आपको डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूंगा। अगला शिफ्ट का क्वेश्चन मैं जल्द ही आपके लिए अपलोड करने वाला हूं फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।